हाय दोस्तों, नमस्कार। सुपर करंट कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके चल रहा हूँ और आप इस प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न का आप पहले उत्तर भी सर्च करेंगे। जैसे देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय युक्त मतलब किस शब्द में इसमें प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है इकहरा, 2 आजन्म, 3 परामर्श और 4 खुशबू। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें प्रत्यय किसमें है, तो इसमें जो प्रत्यय है आपका इकहरा में। आंसर आप देख सकते हैं, जो आपका प्रत्यय है किसमें, इकहरा में, इकहरा। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या होता है, मतलब वैसा शब्द जो दूसरे देश से आकर के हमारे देश में प्रयोग किया जाए, जो विदेश से आया हुआ हो। कहाँ से, विदेश से, है ना। वे शब्द जो विदेश से आया हो उसे हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। तो इसमें कह रहा है कि औरत, औरत, आग, खेत और क्या दिया है, पगड़ी। तो इसमें आप बता सकते हैं, आप जल्दी उत्तर दीजिए, इसमें कौन सा आपका विदेशज शब्द है। तो इसमें जो आपका विदेशज शब्द है औरत है। कौन सा है, औरत। देखिए आपका उत्तर है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। और वाक्य जो होता है वो कई शब्दों के मेल से बना होता है और जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। मतलब कई शब्दों के मेल से बने, है ना। ये जो वाक्य होता है कई शब्दों के मेल से बना होता है, इसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे कह रहा है कि देखिए इसमें कौन सा, श्रीमद् भागवत की कथा 15 दिनों में समाप्त हुई। यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कोई भी देश कंप्यूटर क्रांति के प्रभाव से अछूता नहीं रहा। और अगला दिया है 4 नंबर, ऑप्शन डी नंबर है कि अभी देश में सर्वत्र शांति है। तो देखिए अभी देश में सर्वत्र शांति है, तो कह सकते हैं इसका आप गाइज जल्दी आप उत्तर दे सकते हैं, इसका आप उत्तर बता सकते हैं, उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा आपका बी नंबर, यूनानी गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय भाव समास का उदाहरण चुनिए। अव्यय भाव समास का उदाहरण कह रहा है कि रक्त पुष्प, बी नंबर ऑप्शन है गंगाजल, सी है सीताराम और डी है निसंदेश। तो आप बता सकते हैं अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। तो इसका ऑप्शन है निसंदेश। मतलब वे समास जिसमें अव्यय छुपा हुआ हो, है ना। वे समास जिसमें क्या छुपा हो, अव्यय, है ना। वे समास या ऐसा समास जिसमें अव्यय छुपा हुआ होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो जो आपका निसंदेश है यह आपका अव्ययी भाव समास है। अगले प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि छ, त्र और ज इनमें से किस वर्ग में है। तो ये जो छ, त्र और ज ये किस वर्ग में है, संयुक्त व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ये तो हैं आपके, जैसे ये आपके व्यंजन है क से आपके कहते हैं कि व्यंजनों की जो क से ज्ञ तक ये सभी आपके व्यंजन हैं, ये सभी आपके व्यंजन हैं। और कह रहा है कि दीर्घ व्यंजन, तो आपके स्वर जानते हैं कि आपके जो पूरे स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या पूरी 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। आ में से, जिसमें से अंग और अह को हम क्या करते हैं, बाहर हटा लेते हैं। अंग और अह को स्वर के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अंग और अह को स्वर के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो अंग और अह जो आपका है स्वर नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि जो पूरे स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। तो इसमें कह रहा है कि श्र 21 में, तो ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए जो आपके श्र और त्र होते हैं आपके किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, है ना, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। अगला है ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ई और ई किस प्रकार के वर्ण हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए कंठ, दंत, दंतोष्ठ और तालव्य। तो देखिए आपके जो ये आपके ई और ई ये आपके हैं स्वर, क्या है, स्वर।
अर्थात हम कहते हैं कि जो स्वरों की संख्या होती है 11, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ और एक होता है आपका औ। ये आपके पूरे होते हैं 11। इसमें से देखिए स्टार्ट करते हैं। कंठ अ, फिर तालु, ये तालु, फिर ये मुर्दा, है ना, कंठ तालु और मुर्दा। तो अब देखिए कंठ तालु और मुर्दा, तो ये आपके हो गए कंठ और तालु, मतलब अ और ई से मिलके बनाते हैं। ए है तो ये हो जाएगा आपका कंठ तालव्य, और ये हो जाता है ये मुर्दा, सॉरी कंठ तालु, और ये सॉरी अ उ और ऊ ओठ से होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कंठ ओष्ठ, है ना, अर्थात ओ और कंठ ओष्ठ से बोले जाएंगे। ए ऐ जो होता है आपका कंठ और तालु से, कंठ तालव्य से। तो अब ये सोचिए कि बोला है कि ई, तो आप बता सकते हैं कि ई किससे बोला जाता है, तो ई जो है आपका तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से, है ना, तो इसका होगा आपका तालव्य। प्रश्न नंबर 7, जहाँ कह रहा है 7 नंबर कि जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो विरोध न होते हुए विरोध का आभास किया जाता है, कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभ्यास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। नाम से पता चल रहा है कि विरोध नहीं किया जाता फिर भी विरोध का होता है, तो आपका हो जाएगा विरोधाभ्यास, है ना। इसमें जो आपका नंबर ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला छंद शास्त्र का दूसरा नाम है। छंद शास्त्र का दूसरा नाम जो है आपका, छंद शास्त्र का जो दूसरा नाम है आप बता सकते हैं। इसमें राजनीतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, पिंगल शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो छंद जो आपका आता है पिंगल शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसमें आता है आपके पिंगल शास्त्र, है ना, पिंगल शास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं, पाणिनि य र ल व को संक्षेप में क्या कहा? अब देखिए य र ल व को आप पाणिनि जो संक्षेप में कहा यरलव, यरलव, गढ़ और यड़, तो इन्होंने पाणिनि ने इसको संक्षेप में यड़ कहा था। आप उत्तर बताते जाएंगे और देखते जाएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार आप जानते हैं पहला है शोक, हास्य, रति और विस्मय। तो श्रृंगार में आपका शोक रति होता है ना, श्रृंगार का रति। श्रृंगार का अस्थायी भाव जो होगा आपका रति होगा, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। आगे देखते हैं, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। अब ये सोचिए कि अति उत्तम में कौन सी संधि है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखिए पहले ये देखते हैं कि जो संधि होती है, एक मिनट पहले इसको फ्लाइट मोड में डाल लें, मैसेज आ रहा है। कह रहा है अति प्लस उत्तम, अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए। तो बोला है कि गुण संधि, वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो आपकी ये सभी आपके जो आए स्वर संधि के अंतर्गत आ रहे हैं। तो स्वर संधि आपके मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, है ना, एक होता है गुण, एक वृद्धि, यड़ और अयादि, ये आपकी 5 होती हैं। तो अब देखिए ई और उ किस स्वर संधि मिलेंगे, हम आपका संधि पढ़ाए हुए हैं, आप साइड पे जाएंगे और देखेंगे संधि के बारे में, तो उसमें सभी संधि खत्म कर चुके हैं। तो आप देख लेंगे जो आपका अति उत्तम है आपका है यड़ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि है? यड़ स्वर संधि। आगे चलते हैं, जो मांस खाता है के लिए प्रयुक्त शब्द। तो आप जानते हैं निरामिष, सामिष, सर्वभक्षी, हिंसाचारी। तो आप देखिए कह रहा है कि जो मांस खाता है, ऐसे हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो मांस खाता है उसे तो हम लोग कहते हैं मांसाहारी, मांसाहारी, है ना, उसे हम लोग कहते हैं मांसाहारी। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी। लेकिन देखिए इसमें
मांसाहारी का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें जो होगा है ना आपका होगा सामिस, है ना सामिस। समिस होता है, समिस होता है साथ साथ, समिस मांस खाने वाला है, जो मतलब मांस को खाता हो। प वर्ग का अंतिम व्यंजन, तो अब जानते हैं क ख ग आप लोग जानते होंगे। तो जो वर्ग होते हैं 5 भागों में बांटे होते हैं। जैसे पहला जो होता है, पहला होता है, पहला जो क से ङ तक, मतलब पहला क वर्ग, च वर्ग, क च ट त, और एक होता है आपका प वर्ग, है ना, और एक होता है आपका प वर्ग। तो अब सोचिए कि इसमें आप ङ ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हर एक में 5-5 होता है, तो आपका ऐसे प वर्ग में भी 5 होगा। तो लास्ट में आप प पढ़िए, अंतिम प फ ब भ म, आपका आ जाएगा क्या म। तो कह रहा है कि प वर्ग का अंतिम व्यंजन जो होगा आपका क्या हो जाएगा म। आगे देखिए इसमें म, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण को चुनिए। क्रिया विशेषण, अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है। अब देखिए गोलाकार, है ना, गोलाकार, द्वितपूर्वक, दूना, फिर निर्दय, तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता हो, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता हो उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। अब सोचिए कि इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, आप जल्दी उत्तर दीजिए। क्रिया विशेषण, तो इसमें जो आपका क्रिया विशेषण होगा दूना, है ना, क्या होगा दूना। आगे है समासिक पद, भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास। अब आप जानते हैं भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास, ऑप्शन 1 तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तो आप जानते हैं कि भेड़ और बकरी जिसमें योजक चिन्ह छुपा होता है ना, द और व, तो ये आपका हो जाता है। आप बताइए कौन सा समास होगा आपका, जो होगा आपका देखिए जो आपका होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा द्वंद्व समास। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित है। आ उपसर्ग, उपसर्ग होता क्या है, किसी भी शब्द के पहले, है ना, किसी भी शब्दांश के पहले लग करके, उप मीन्स होता है उपसर्ग, है ना, एक होता है उपसर्ग एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग आपका पहले लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है पहले, और प्रत्यय कहाँ लगता है बाद में अंत में। तो कह सकते हैं कि कोई भी शब्द कोई शब्दांश से पहले लग करके यदि कोई शब्द उसके अर्थ को बदल देता है तो आपका उपसर्ग होता है। तो कह रहा है कि देखिए इसमें उपसर्ग निर्मित नहीं है, अवज्ञा, क्योंकि देखिए सब में आ है, तो अवज्ञा में आपका उपसर्ग नहीं है। अब इसमें क्या है उपसर्ग अ, है ना, अ उपसर्ग है, क्या है अ उपसर्ग, है ना, आपका इसमें जो है अ उपसर्ग है। अवज्ञा में कौन सा उपसर्ग है अ उपसर्ग। आगे आगे चलते हैं। कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। देखिए आप ऑप्शन देखिए, यच ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं, सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, आप जल्दी बता सकते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा कि सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, ये आपका अशुद्ध शब्द है, और शेष जो आपके हैं 4-3 वो आपके शुद्ध शब्द हैं। अगला सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप को लिखिए। सपेरा नाम के प्रत्यय को अलग करना है, सपेरा से प्रत्यय को अलग करना है। और बोले आपका प्रत्यय जो लगाया जाता है वो बाद में लगाया जाता है, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है बाद में, और उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है पहले। तो जो सबसे बाद में आता है उसको आप अलग कर दीजिए, जो बाद में आ रहा है उसको आप क्या करेंगे अलग कर देंगे। तो सपेरा पढ़ें सपेरा, तो लास्ट में आपका आ रहा है एरा, है ना, लास्ट में क्या आ रहा है आपका एरा, है ना, लास्ट में आपका आ रहा है एरा। तो देखिए दोस्तों आपका सपेरा में होगा आपका
है ना, एरा हो जाएगा सपेरा। देखिए सपेरा में आपका एरा है। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण चुनिए। भाववाचक संज्ञा, तो देखिए भाववाचक संज्ञा जैसे रेगिस्तान है, हिमालय है, एकता है, भारतवर्ष है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या हो सकता है, सॉरी एकता। क्या होगा आपका, जो आपकी भाववाचक संज्ञा होगा इसमें जो आपका होगा एकता। एकता आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक भाववाचक संज्ञा है ना। और भाववाचक संज्ञा जो होता है ये व्यक्ति के मनो और भावों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं 20 नंबर की तरफ। निम्न में से देशज शब्द चुनिए। अभी बताएं विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द जो बताए थे कि ये दूसरे देश से आकर के हम लोग के देश में प्रयुक्त किया जाए, लेकिन जो देशज शब्द है ये अपने देश में उत्पन्न हो, देश में ही उत्पन्न हो, अपने देश में उत्पन्न हो तथा अपने खुद के ही देश में बोला जाए, वो आपके होते हैं देशज शब्द। तो कर्म, परिवार, गड़बड़ और आपका दिया है किशन। तो आप बताइए इसमें उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें जो होगा आपका गड़बड़ होगा, है ना। इसमें जो आपका उत्तर सही होगा आपका गड़बड़ उत्तर आपका सही होगा। आगे है कि शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब सार्थक, जब उसका निश्चय अर्थ हो, वे बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, वे भाषा में प्रयोग किए गए हों। सार्थक मतलब अब नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए सार्थक, सार्थक स प्लस अर्थक, मतलब स प्लस अर्थक मतलब जिसका कुछ न कुछ क्या हो अर्थ। तो वे शब्द जिसका कुछ न कुछ क्या हो अर्थ हो, वे आपके सार्थक शब्द कहे जाते हैं। तो जो इसका होगा उत्तर आपका 1 नंबर सही होगा, है ना। उनका एक निश्चित क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। आगे रिजु का विलोम, है ना। रिजु का विलोम क्या होता है, तो रिजु मीन्स होता है रिजु संख्या, है ना, रिजु। तो इसका विलोम होगा आपका वक्र। आगे आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आँख लग जाना मुहावरे का अर्थ। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आसक्त होना, नींद आना, गहरी नींद में सोना, आँखों का चिपक जाना। तो आँख लग जाना मतलब क्या होता है आपका नींद आना, आँख लग जाने का मतलब होता है नींद आना। आगे है अगला प्रश्न, तपोवन में प्रयुक्त संधि। तपोवन में प्रयुक्त संधि, अब देखिए तपोवन में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी, अभी आप लोग को बताएं। अब देखिए संधि पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक, जैसे हम कह सकते हैं कि पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि। देखिए इसमें दीर्घ में आपका आ जाएगा बीच में आ, ई और ऊ, है ना, मतलब ये हमेशा बड़ा। गुण में एक ऊपर मात्रा हो जाएगा, ठीक है ना, या ए या ओ के। और वृद्धि में हो जाएगा आपका डबल मात्रा औ या ऐ की मात्रा। तो अब देखिए इसमें एक मात्रा है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जो तपोवन होगा आपका कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, सॉरी तपोवन आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। तपह प्लस वन, सही है, तपह प्लस वन तपोवन। आगे कि किन व्यंजनों के अर्धस्वर कहा जाता है। तो जो अर्धस्वर है न, ड़, स, व, य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर कौन सा होगा, आपका सी नंबर आपका उत्तर सही होगा, है ना, सी नंबर आपका सही उत्तर होगा। आगे सही वर्तनी चुनिए। अंतर्गत, अंतर्गत, अंतर्गत। तो इसमें जो आपका सही वर्तनी होगा आपका होगा सी नंबर, अंतर्गत जो होगा आपका सी नंबर क्या होगा सही होगा। आगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो पानी, बाल्टी, चूड़ी, इमली। आप बता सकते हैं इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें जो होगा आपका ये जो पानी शब्द है, ये पानी, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। जो पानी शब्द है आपका स्त्रीलिंग नहीं है, है ना, पानी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है।
आगे देखते हैं, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास है ना, दो वो न दो, रुपया पैसा, जैसे और या आ जाए तो इसमें आपका पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, जहाँ संख्या आ जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा। पीताम्बर है ना, आपका ये पीताम्बर नहीं होगा तो आपका जो इसमें होगा आपका रुपया पैसा, जो रुपया पैसा होगा आपका द्वंद्व समास होगा। आगे फेरी वाला, मिठाई वाला और लगाओ, इन शब्दों में प्रयोग हुआ है। फेरी वाला, मिठाई वाला और लगाओ, इसमें क्या प्रयुक्त होगा? उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द विन्यास और अप्रत्यय। तो इसमें बताइए आप क्या प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया गया आपका प्रत्यय। आगे कह रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो होती हैं आपके मुख्यतः देखिए ऑप्शन नंबर 1 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो इसमें अर्थ के विचार से संज्ञा जो होती है आपके मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, है ना। अर्थ के विचार से आपकी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, है ना। संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। आगे और यहाँ तक आपका ख़त्म हो चुका। फिर नेक्स्ट अगला टेस्ट पेपर लेके आएंगे और आप लोग इस टेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से देखते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।